स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। इससे पहले हम अध्याय 2 के राजा किसान और नगर जो अध्याय है हमारा, इससे पहले 4 पार्ट हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। ये 5वां जो पार्ट है और शायद ये अंतिम पार्ट भी है, क्योंकि इसी पार्ट में इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के सिक्के, व्यापार आदि के बारे में पढ़ा। व्यापार भी देखा हमने, पश्चिम एशिया की तरफ से जो व्यापार होता था वो, इसके अलावा चीन से जो व्यापार होता था, अरब सागर से जो व्यापार होता था वो भी देखा, बंगाल की खाड़ी से जो व्यापार होता था वो भी हमने पिछले अध्याय में देखा। अब हमारा इसमें टॉपिक रहेगा अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो अभिलेखों की बात की जाए तो अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, ये जो है इनके बारे में हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, अभिलेख या शिलालेख जो है ये सबसे पहले भारत की अगर बात की जाए तो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे, और अशोक को भी प्रेरणा मिली थी इनको लिखवाने की। ईरानी शासक था जिसका नाम था दारा प्रथम या दारावायु प्रथम या डेरियस प्रथम जिसको कहा जाता है। तो ईरानी शासक था जिसने सबसे पहले अभिलेख लिखवाए थे, और उसी से प्रेरणा मिली थी अशोक को अपने राज्य में अभिलेख लिखवाने के लिए। तो अभिलेखों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि भाई अभिलेख, इनका अर्थ जो है वो किस प्रकार निकाला गया था। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है। यानी अभिलेखों के बारे में तो हमने देखा है कि बहुत सारे अभिलेख हमने देखे भी हैं, और अभी बाद में जब किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि जेम्स फ्रेंडशिप के द्वारा इनको पढ़ा गया तो हमें उनका पता भी चला है। लेकिन इन पर इससे पहले जब पता नहीं चला था, उससे पहले हम कैसे जान पाएंगे भाई इन पर क्या लिखा हुआ होता था। योद्धे सिक्का, जिसके बारे में हम पहले अध्ययन कर ही चुके हैं। और इस सिक्के की बात करते हैं। चित्र 2.9 में एक गुप्त शासक का सिक्का है ये, और ये आपके सामने चित्र बने हुए शासक के, और जो भी शासक इनको बनवाता था तो वो क्या है कि अपने चित्र और अपनी प्रतिमा जो है उन पर, और अपना जो समय है वो उस पर लिखवा देता था। व्यापार में विनिमय के लिए क्या क्या प्रयोग होता था, उल्लेखित स्रोतों के किस प्रकार के विनिमय का पता चलता है। क्या कुछ विनिमय ऐसे भी है जिनका ज्ञात स्रोतों से पता नहीं चलता है, क्या ऐसे भी हो सकते हैं। इसके बारे में आप लोग अध्ययन करना, पहले हमने इसके बारे में अध्ययन किया था, पढ़ चुके हैं। अशोक का एक अभिलेख है ये चित्र 2.10 में, और अभिलेखों के बारे में हमने पहले ही बताया आपको कि भाई अभिलेख जो है वो सर्वप्रथम भारत में अगर देखा जाए तो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे। किसके द्वारा लिखवाए गए थे भाई? सबसे पहले अशोक के द्वारा। और अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली थी भाई अभिलेख लिखवाने की? अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हमने पहले बताया अशोक को प्रेरणा मिली थी ईरानी शासक दारावायु प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा। डेरियस प्रथम ये जो प्रेरणा देने वाला था, यानी कि इसने भी अपने राज्य में इस प्रकार के अभिलेख लिखवाए थे, उसको देख के ही और अशोक ने अपने राज्य में ये लिखवाए। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन या पुरानी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है, और ब्राह्मी लिपि ही इन सब का मूल मानी जाती है। बाकी सभी लिपियों का मूल जो है कौन सी लिपि मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। लिपियों के बारे में हम बात करें तो लिपि कई प्रकार की थी जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया, और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से जो है तुलना शुरू की थी। पांडुलिपि एक शब्द आया भाई, पांडुलिपि, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो पांडुलिपि क्या है, अभी हम पांडुलिपि, ये एक अंग्रेजी शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं हम, यानी कि हाथ से लिखना। तो पांडुलिपियों को हम किससे लिखते हैं भाई?
हाथ से लिखना। प्राचीन काल में कुछ ऐसा है नहीं था। अभी तो आप देखो टाइपराइटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, आपको टाइपिंग मशीन आ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं था। तो पांडुलिपि लिखी जाती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। इसके अलावा उसको कहाँ लिखा जाता था, जैसे पेड़ पौधे की जो छाल होती थी उस पर लिखा जाता था, यानी कि उसके तने पर उनके पत्ते होते थे। जैसे एक भुर्ज नामक वृक्ष आता था, भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर, भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर भी लिखा जाता था। इस तरह से क्या है, प्राचीन काल में जब हमारे पास लिखने के लिए साधन नहीं थे तो इनको इस प्रकार के पत्तों पे लिखा जाता था। तो हाथ से जो लिखा जाता था उसको पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि के बारे में देखते हैं। तो आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। हमने पहले भी पढ़ा था, शायद भूलवश हो सकता है 1836 भी पढ़ लिया हो, 1837 भी पढ़ लिया हो, लेकिन हमें 1838 मानना है। 1838, क्योंकि NCERT की बुक में जो होता है उसी को तवज्जो दी जाती है, उसी को महत्व दिया जाता है। तो अशोक की जो ब्राह्मी लिपि थी या अशोक की अभिलेखों में जो लिपि थी उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था भाई? 1838 में। ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले किसने पढ़ा भाई? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1838 में। यही करेक्ट है और यही मानना है आप लोगों को। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, हम बात करते हैं। खरोष्टी लिपि के बारे में हम तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1838 में। पांडुलिपियाँ पहले प्रयोग में आती थी जो हाथ से लिखी जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और किन पर लिखी जाती थी? पेड़ पौधों पर, पत्तों की छाल पर, और भी कई जगह ये लिखी जाती थी, जो अक्सर क्या है कि सुरक्षित नहीं रहती थी, वो नष्ट होती रहती थी समय के साथ। ये अशोक का एक अभिलेख है। इसमें ये देखो, अशोक के समय की ब्राह्मी और उसके समानार्थी देवनागरी, यानी कि इधर तो ब्राह्मी लिपि है, इधर ये देवनागरी, जैसे हमारे हिंदी में क ऐसे लिखा जाता है तो ब्राह्मी भाषा में क ये हो गया, फिर ये च ऐसे हो गया, फिर ये ब्राह्मी लिपि में हो गया, फिर ये देवनागरी, इस तरह से लिखा जाता था। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि, पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख थे अशोक के, कौन कौन से थे भाई? एक तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों जो हैं पाकिस्तान में हैं। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी है पेशावर, पाकिस्तान, पेशावर में, और ये जो है हजारा में, यानी कि पाकिस्तान में, जहाँ पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया भाई? खरोष्टी लिपि। कौन सी? खरोष्टी लिपि। अब खरोष्टी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में क्या अंतर है भाई? खरोष्टी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि जो है वो तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो अशोक के पश्चिमोत्तर में जो अभिलेख मिले हैं वो है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, यानी कि एक तरह से पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनमें प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं, लगभग द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, इनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। यानी हिंद यूनानी राजाओं के जो सिक्के हैं ना, इंडो ग्रीक जो शासक थे, जिनमें कि आप मीनांडर को रख सकते हैं, मीनांडर, डेमेट्रियस, ये क्या थे? इंडो यूनानी शासक थे, हिंद यूनानी शासक थे। इन्होंने क्या है, सबसे पहले हमने देखा ना, सिक्के चलाए थे इन्होंने, ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पे कि राजा का नाम होता था, उसका चित्र होता था और उस पर लिखा हुआ भी होता था। तो इस तरह से
वहाँ से हमें इनके बारे में पता चला है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए कि ए प्रयुक्त किया गया है। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की जो भाषा थी उसकी पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। यानी कि खरोष्टी लिपि को पढ़ने में हमें कहाँ से सुविधा मिली, कहाँ से सहायता मिली? इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के थे उनसे हमें इसको पढ़ने में आसानी हुई थी। और खरोष्टी लिपि में लिखे गए मानसेरा शाहबाजगढ़ी दोनों अभिलेख कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मानसेरा हजारा और शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में। ये डेमेट्रियस मीनांडर इंडो ग्रीक शासक हैं, इनके द्वारा सिक्के चलाए गए थे। तो ये हमें देखना है यहाँ पर कि एक तो खरोष्टी लिपि और एक ब्राह्मी। ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्टी दाएं से बाएं। और खरोष्टी पढ़ने में हमें सबसे अधिक जो सहायता मिली है वो कहाँ से मिली है? इंडो ग्रीक या यूनानी शासक थे उनके जो सिक्के थे उनसे। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यानी कि कई अभिलेख ऐसे हैं अशोक के जिनमें उनका नाम अशोक नहीं है बल्कि उसकी उपाधियाँ, जैसे देवा नाम प्रिय और देवताओं का प्रिय जिसको बोलते हैं प्रियदर्शी, यानी कि देखने में सुंदर। अशोक का नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियाँ भी लिखी है। इन अभिलेखों को परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें कुछ में तो क्या है कि अशोक का नाम जो है वो अशोक लिखा हुआ है और कुछ में अशोक का नाम नहीं है। कुछ में अशोक के नाम की जगह क्या है? उपाधि। और उपाधि क्या है? देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी। ये उपाधि है किसकी है भाई? अशोक की उपाधियाँ है। तो अभिलेखों के बारे में हम बात करें तो भाई देखो ऐसे अभिलेख बता देता हूँ मैं जिनमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक का नाम अशोक मिला है। कौन कौन से अभिलेख हैं जिनमें भाई अशोक का नाम अशोक मिला है? तो हम देखते हैं। सबसे पहले मास्की, फिर गुर्जरा, फिर नेटूर और उसके बाद उदयगुलम। यानी कि ये 4 जो अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम क्या मिला है भाई? अशोक। क्या मिला है? अशोक। ये कर्नाटक में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी कर्नाटक में है और ये भी कर्नाटक में है। यानी 3 तो कर्नाटक में है और एक जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो यानी मैंने आपको पहले बताया कि अशोक के जो कुछ अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिला है, बाकी के में उपाधि मिली है। उनकी उपाधि किस नाम से है भाई? एक तो प्रियदर्शी और दूसरी जो है देवा नाम प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय। और दूसरा जो है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का क्या मतलब है? देखने में सुंदर जो है उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। और देवा नाम प्रिय यानी कि हो गया देवताओं का प्रिय। तो जब इनका अनुमान लगाया अभिलेखों का तो कुछ अभिलेख तो ऐसे थे जिनमें अशोक का नाम अशोक मिल गया। बाकी के कुछ अभिलेख जो थे उनमें क्या लिखा हुआ था? जैसे प्रियदर्शी लिखा हुआ था, देवा नाम लिखा हुआ था, लेकिन जब उनकी लिपि का मैच किया गया तो लिपि बिल्कुल सेम ही निकली, यानी समान ही निकली। तो फिर लिपि समान हो गई तो अनुमान लगाया गया कि भाई ये जो अभिलेख है वो एक ही शासक के द्वारा लिखवाए गए हैं। तो वो किसके द्वारा लिखवाए गए थे? अशोक के द्वारा। तो आपको याद रखना है अशोक के वो अभिलेख जिनमें नाम अशोक का अशोक मिला है कौन कौन से भाई? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगुलम। इनमें गुर्जरा जो है ये मध्य प्रदेश में है, बाकी के सब कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ हमने देखा उपाधि मिली। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं इसमें, आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की। यदि अशोक के पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे गए कथनों का परीक्षण करना पड़ता है कि क्या जो कहे गए हैं वो सही है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे से पहले जितने भी शासक थे उन्होंने सूचना एकत्र करने का काम नहीं किया, या अपने कोई अधिकारी को सूचना एकत्र करने के लिए नियुक्त नहीं किया। तो क्या यह सही है? इसके लिए परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा दिया गया हो जिसका पता ना चले, तो परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए परीक्षण किया जाता था कि भाई क्या सही है या गलत है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे कि हमने लिखा डेरियस, एक यूनानी भाषा का शब्द है। अब इसी को अब हिंदी में करेंगे तो हो गया दारा। अब दोनों व्यक्ति एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग, तो डेरियस ही क्या कहा गया है? दारा। तो इस तरह प्रयुक्त किया जाता था। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल नहीं जाए, यानी कि ये भी विशेष ध्यान से करना पड़ता था। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहाँ आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए रुकते थे उस स्थान पर? अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे उस भाषा को? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न हैं कि अभिलेख रास्ते में लिखे हुए हैं, पत्थर पर लिखे हुए हैं या फिर दीवार पर लिखे हुए हैं, उनको आते जाते राहगीर क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप अपने स्वविवेक से उत्तर लगा सकते हैं। ये एक हिंद यूनानी शासक मेनेंडर का सिक्का है जिस पर उसकी आकृति बनी हुई है और इस पर एक चित्र भी है। और हिंद यूनानी शासक है ये, हिंद यवन शासक। और इस हिंद यवन को ही इंडो ग्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी शासक, जिसका नाम था मीनांडर। तो इसके बहुत सारे सिक्के मिले हैं। इसके अलावा एक, हाँ यहाँ एक लाइन थी, राजा के आदेश देखो। राजन देवानाम प्रियदर्शी कहते हैं अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। जैसा इन्होंने बताया पहले कि मेरे से पहले जितने भी शासक थे उन्होंने सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है, यानी कि अशोक ने। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाए। कौन पहुँचाएंगे भाई इनके पास समाचार? प्रतिवेदक या पतिवेदक जिसको कहा गया है, आप इसको प्रतिवेदक भी कह सकते हैं। और इस प्रतिवेदक नामक अधिकारी का क्या काम होता था कि ये सूचनाएं राजा तक पहुंचाता था। अधिकारी नाम क्या है? प्रतिवेदक। काम क्या है? राजा तक सूचना पहुंचाना। यानी प्रतिवेदक की नियुक्ति की थी इसने। और इसने कहा भी, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण जो है हर स्थल पर करूँगा। ऐसा कहा इसने। किसने? अशोक ने। तो अशोक ने सूचना एकत्रित करने के लिए किसकी नियुक्ति की भाई? प्रतिवेदकों की। किसकी नियुक्ति की? प्रतिवेदक। पतिवेदक भी कह सकते हैं इनको, पतिवेदक भी कह सकते हैं। और ये एक अधिकारी का पद था। इसकी स्थापना किसने की थी भाई? शुरुआत किसने की थी इनकी? अशोक ने। किसने? अशोक ने। और इसका काम क्या था भाई? इसका काम था राजा तक सूचनाएं पहुंचाना। कार्य क्या था? राजा तक सूचनाएं पहुंचाना। यह किसका कार्य था भाई? प्रतिवेदक का।
यानी कि बोल दिया अशोक ने या राजा ने कि मैं कहीं भी हूँ भले ही, लेकिन आपका काम है प्रत्येक सूचना जो है आप मेरे तक पहुंचाओगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है, और भी ज़्यादा दिक्कतें आती है अगर इसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं तो। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ न कह सका? यानी कि कलिंग विजय जब राजा के द्वारा की गई थी, कलिंग विजय कब की गई थी भाई? 261 ईसा पूर्व में। कब की गई थी? कलिंग युद्ध कब हुआ था भाई? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। अशोक और अशोक के विपक्ष में पता नहीं है भाई, शासक का मुख्य रूप से तो पता नहीं है, विपक्ष में कौन था ये स्पष्ट रूप से किसी लेखक ने नहीं कहा है। कहीं कहीं मिलता भी है, कहीं कोई कहता है नंदराय नाम का शासक था, कुछ भी था, लेकिन ऐसा है स्पष्ट रूप से इसका कोई उल्लेख नहीं है। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो उसमें क्या हुआ था? लगभग 1 लाख लोग क्या है मारे गए थे, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग उसमें घायल हुए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। युद्ध की विभीषिका को देख के और अशोक ने युद्ध को त्यागने का निर्णय लिया, मतलब त्यागने का निर्णय लिया। भविष्य में मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, यानी कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। अहिंसा का जो धर्म है वो इसने अपनाया और कसम खाई अशोक ने कि भविष्य में मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, यानी जीव मात्र की भी हिंसा नहीं करूंगा। और अहिंसा को बल दिया। किसको बल दिया भाई? अहिंसा को। अहिंसा को बल दिया गया किसके द्वारा? और धम्म का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया। धम्म की स्थापना की गई एक तरह से। भीरी घोष या रण घोष की जगह धम्म घोष का जो है इन्होंने। तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में अशोक, विपक्षी शासक का पता नहीं है, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और इस विभीषिका से अशोक का हृदय है जो द्रवित हो गया और अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने की ठान ली और भविष्य में उसने कोई भी युद्ध नहीं किया। तो अब यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि राजा की वेदना इतनी थी, जहाँ से इस जगह से, मतलब उड़ीसा, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है भाई। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो यहाँ से इस प्रकार का कोई अभिलेख नहीं मिला है जो इस युद्ध का जिक्र करता हो। यानी कि राजा के मन में बहुत दुख था, इसलिए वो नहीं चाहता था आमतौर पर जहाँ उसने विजय प्राप्त की वहाँ ऐसा कोई शिलालेख लिखवाए। तो ये भी विषय है सोचने की। राजा की वेदना के बारे में देखो। जब देवानाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यानी कि माना जाता है 261 बीसी में इन्होंने ये की थी और 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 269 से 261 बीसी मतलब 8वें वर्ष। यहाँ ये कई बार प्रश्न आता है कौन से वर्ष में विजय प्राप्त की थी भाई? 8वें वर्ष, ध्यान रखना है, मोस्ट है ये। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए, इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानाम प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानाम के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। यानी कि इस बात का पता या इस युद्ध की जो पश्चाताप है वो अशोक को युद्ध होने के बाद हुआ और उन्होंने जो इसके बारे में बाद में
बताया भी और खुद भी एक प्रण लिया कि मैं कभी भविष्य में युद्ध नहीं करूँगा। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त भी हो जाते हैं। और इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता। ये भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो इनमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अभिलेख मिल गए तो सारा कुछ सही मिल गया, ऐसा नहीं। अभिलेखों को भी बहुत दिक्कत आती थी। देखो, अभिलेख नष्ट भी हो जाते थे, उनमें अक्षर जो थे वो भी लुप्त हो जाते थे, उनका वास्तविक अर्थ क्या था ये भी पता चलना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं, प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अशोक के और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। यानी अभिलेख तो बहुत है लेकिन अभी जो अभिलेख हमारे पास बचे वो बिल्कुल नाम मात्र है, यानी बहुत कम अभिलेख बचे हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। यानी हम नॉर्मली इस बात को मान सकते हैं। दैनिक प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं है। दैनिक प्रक्रिया, इसके अलावा खेती की प्रक्रिया, खेती की क्या प्रक्रिया होती थी, किस प्रकार से खेती होती थी, इनका कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में, आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। यानी जनसाधारण से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं थे। यानी कि क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष जो लोग होते थे उनके ही लिखवाए जाते थे और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इनके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत को बेहतर ज्ञान हो सके। यानी कि ऐसा नहीं है भाई अभिलेख जो लिखवाए जाते थे तो अभिलेखों में ऐसा थोड़ी है कि सारी जानकारी होती थी, बिल्कुल नहीं। कुछ जैसे राजा हो गया, राजा से संबंधित जो चीज़ें होती थी केवल उनकी जानकारी हो जाएगी। राजा क्या करता था, किस प्रकार के अभिलेख लिखवाया, कहाँ उसने युद्ध किया, किस प्रकार का उसका अंतःपुर था या फिर किससे उसने युद्ध लड़ा, इस प्रकार की चीज़ें होती थी। केवल उनका ही अभिलेख उसमें होता था। एक आम आदमी की जिंदगी का उसमें कोई उल्लेख नहीं होता था। तो अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। हम सोचे कि भाई हमें राजनीति और आर्थिक इतिहास का पता चल जाए तो इससे हमें नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं, यानी कि जो पिछड़े रहे हैं शुरू से ही, जिनको कोई अधिकार नहीं मिला है, जिनका कहीं जिक्र नहीं किया गया। इस प्रकार की रचना के बारे में आजकल इतिहासकार सोच रहे हैं या कोशिश करते हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। यानी इतिहासकार कैसे विषय पर अध्ययन करने की सोच रहे हैं या किस विषय पर अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे विषय पर जिसका कभी जिक्र नहीं किया गया हो और जिसको बताया नहीं गया हो, ऐसे मुद्दे पर वो कोशिश करते हैं लिखने की या खोज करने की। कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख है, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है ये। अब काल रेखा के बारे में देखो, काल रेखा के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो जल्दी से हम इसकी काल रेखा को भी जानने की कोशिश करते हैं। काल रेखा एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, ये काल रेखा एक है, इसकी प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास के बारे में देखो। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण हुआ था। भाई ये कौन सा नगरीकरण था, द्वितीय नगरीकरण। कौन सा नगरीकरण था ये, द्वितीय नगरीकरण। जब क्या हुआ था, लोहे की खोज हुई थी। क्या हुआ था, लोहे की खोज हुई थी। महाजनपदों का उदय हुआ था और आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ था लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व।
और आहत सिक्के जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिनको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते थे, इनको आहत करके नहीं ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया है। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ भाई, मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़, क्योंकि मगध में उस समय जो है अच्छे अच्छे साम्राज्य हुए थे, जैसे कि हर्यक वंश हो गया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश, नंद वंश, और उसके बाद क्या है, मौर्य वंश। तो इनके प्रमुख राजा हुए थे, जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, इसके अलावा महापद्म नंद हो गया, लास्ट में धनानंद हो गया। मौर्य शासकों में आपने देखे ही सारे ही, चंद्रगुप्त मौर्य देख लो, बिंदुसार देख लो, अशोक देख लो, सारे ही बड़े शक्तिशाली और ताकतवर शासक थे जो उनके समय में इनका विकास हुआ। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ भाई, और भारत पर भी हुआ। राजा पोरस से इन्होंने युद्ध लड़ा, पोरस से युद्ध लड़ा, जिसको कहा जाता है बितस्ता का युद्ध। क्या कहा जाता है भाई, बितस्ता का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, और या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं इसको, हाइडेस्पीज का युद्ध। ये हुआ था भाई कब, 326 BC में, यानी 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। और इसमें राजा पोरस को हराया था, किसने, सिकंदर। बहुत ही अच्छा वर्णन है भाई इसका, अभी आगे हम देखेंगे, इसको पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से, तब आप इसका वीडियो जरूर देखना। तो आगे कभी जब विस्तार से पढ़ेंगे इसको, सिकंदर के आक्रमण को भारत पर, तो इसको देखेंगे। 326 BC में ये युद्ध हुआ था। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण माना जाता है। लगभग है ये, तो आप ध्यान रखना है इसको, लगभग है, क्योंकि कहीं कहीं ये 322 भी बताया हुआ है और 323 भी मिलता है कहीं कहीं, तो आपको तो इसमें ही देखना है, 321 जो है यही रखना है। लगभग 272 से 268 231 ईसा पूर्व अशोक का शासन भी है इसमें। अब ये भी है 268 या 269, ये भी रखा जाता है 268 या 269। और कलिंग युद्ध को 8वें वर्ष रखा गया है, तो कलिंग युद्ध अगर 8वें वर्ष होगा तो 261 रहेगा, और 261 रहेगा तो राज्याभिषेक 269 में रहेगा। लेकिन फिर ऐसे विषय है, इनमें विवादित जो सन है वो एक दो सन विवादित है, आपको सभी जगह मिलेंगे, और ऐसा इतिहास में ज़रूर है। इतिहास विषय ही इसलिए इतिहास इसको विषय माना जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे मुद्दे जो हैं इस पर जो अक्सर देखने को मिलते हैं, और उनमें अक्सर ऐसे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे बहुत कम प्रश्न आते हैं जो ऐसे विवादित विषय से संबंधित हो। लगभग 185 ईसा पूर्व, देखो यहाँ भी है, ये भी 184 भी माना गया है कहीं कहीं। तो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था, और अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट था, और उसको परास्त करके और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 200 से 100 ईसा पूर्व के पश्चिमोत्तर में शक शासन, जिनमें कि दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य राजा हुए थे। इसके अलावा लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व तक पश्चिमोत्तर के शक, जिनमें कि रोमन व्यापार, सोने के सिक्के जो हमने देखे थे, रोम से व्यापार होता था इनका, जैसे कर्नाटक क्षेत्र का, इसके अलावा केरल का, इसके अलावा तमिलनाडु का। एक जगह भी है जहाँ पर इनके सिक्के मिले हैं, अरिकमेडु, जो कहाँ पर है भाई, ये तमिलनाडु में है, ये यहाँ पर इनके सिक्के मिले हैं। 78 ईसा पूर्व, देखो ये थोड़ा सा सन इसमें गलत है, ये जो किताब है जो हमारे पास जो PDF इसमें सन गलत है, इनको सबको आपको ईस्वी मानना है। क्या मानना है इनको, ईस्वी। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, और 78 ईस्वी में ही इन्होंने एक संवत शुरू किया था जिसको शक संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक संवत। 100-200 ईस्वी में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख प्रमाण मिले। सबसे पहले भूमिदान का प्रमाण जो मिला है वो किन का मिला है, सातवाहन शासकों का। लगभग 320 में गुप्त शासन का आरंभ हो गया, ये भी यहाँ कभी 320 और कभी 321 ईस्वी आता है। और 300, वैसे तो 275 में ही माना जाता है, 275 में ही क्या हुआ, गुप्त वंश का जो शासक था श्रीगुप्त, उसके द्वारा इस गुप्त वंश की स्थापना की गई। लेकिन गुप्त वंश और उसके बाद क्या नाम है, घटोत्कच गुप्त, यानी कि, चलो मैं यहाँ समझा दूंगा अभी इसको एक और पेज लेके।
उससे पहले समुद्रगुप्त देखते हैं। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी एक प्रमुख गुप्त वंश का शासक था, जिसके सिक्के भी मिले हैं जिन पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है भाई। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी, ये वही है जिसकी पुत्री का नाम क्या था भाई? प्रभावती गुप्त इसकी पुत्री थी, कुबेर नागा की। और बाकाटक जो वंश था उसका राजा था रुद्रसेन, उसके साथ इसने शादी की थी, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। किसकी? प्रभावती गुप्त की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कर्नाटक में चालुक्य उदय हुआ, तमिलनाडु में चोल और ये पल्लवों का उदय हुआ। इसी प्रकार कन्नौज का राजा हर्षवर्धन, और इसी हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में हेनसांग, जिसके बारे में हमने बात की, ये 629 ईस्वी में भारत आया था, यानी 7वीं शताब्दी में। लगभग 712 में अरबों की सिंध विजय हुई थी, यानी कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, और 712 में रावर या दाहिर को पराजित किया था रावर के युद्ध में। तो ये जो हमने अभी देखा, वैसे इनके एक एक लाइन में ही आप चाहो तो इन एक एक लाइन में ही बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर सकते हो। एक लाइन में आप 10 मिनट 15 मिनट आराम से लगा सकते हो, लेकिन ये काल रेखा है, समय सारणी है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना इतने ज़्यादा विस्तृत रूप से। अभी तो एक और काल रेखा जो है इसमें, तो इसके बारे में भी बताया गया है। काल रेखा 2 के बारे में बात करते हैं। अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी भाई इस समय, और 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। और उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल कौन थे भाई? वारेन हेस्टिंग्स। 1810 का दशक है। कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के लगभग 8000 अभिलेख एकत्रित किए थे भाई, ध्यान रखना है आपको, इसका नाम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 1838 में जेम्स फ्रेंडशिप ने अशोक की जो ब्राह्मी लिपि थी उसके अभिलेखों का पता लगाया था, उनको पढ़ा था, मतलब ब्राह्मी लिपि को। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया था। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों का शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था, तो ये आपको पढ़ लेना है। 1965-66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी जो है वो प्रकाशित की थी। यहाँ हम कुछ बात करना चाह रहे थे, हाँ, ये गुप्त वंश के बारे में हम बात करना चाह रहे थे थोड़ी सी, तो गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं भाई। वैसे तो गुप्त वंश 275 ईस्वी में ही इसकी स्थापना मानी जाती है। किसकी भाई? गुप्त वंश की। गुप्त वंश की 275 ईस्वी में स्थापना किसने की थी भाई? श्रीगुप्त ने। और 275 के बाद ये रहा था 200 श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त पहला और उसके बाद दूसरा घटोत्कच गुप्त। उसके बाद तीसरा जो शासक है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। अब माना जाता है कि इन तीनों शासकों में सबसे प्रमुख जो है वो ये था, और इसके द्वारा ही गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना की गई, इसलिए इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों है जो इनकी उपाधि थी महाराज की। किसकी थी? महाराज की। और महाराज की उपाधि थी इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये सामंत थे कुषाणों के। किनके सामंत थे भैया? कुषाणों के सामंत थे ये, कुषाणों के सामंत थे। और यहाँ से आके इसने उपाधि महाराजाधिराज की रखी, महाराजाधिराज की उपाधि रखी। तो माना जाता है कि यहाँ से ये क्या है, स्वतंत्र शासक था, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका?
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। हालांकि स्थापना 275 ईस्वी में यहाँ श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 321 ईस्वी से। और यहीं से क्या हुआ, इसके द्वारा एक संवत भी स्थापित किया गया जिसको कहते हैं गुप्त संवत। क्या कहते हैं? गुप्त संवत, जिसकी स्थापना 321 ईस्वी में जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने इसकी स्थापना की थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, किस प्रकार की लगी और हमारी क्लास कैसी लगी, ज़रूर आप लोग बताइएगा। मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करोगे आपको सफलता बहुत मुश्किल है, और जैसे ही मेहनत करोगे आपको मज़ा आने लगेगा। सफलता की जो आपकी समय है, प्रतीक्षा है, वो और कम होती जाएगी। और मुझे उम्मीद है आप लोग इसी तरह अध्ययन करते रहोगे और हमारे चैनल में बने रहोगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।